नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई बहुत सारी बातें इंटरनेट पर हम और आप करते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक से जुड़ी हुई। लेकिन कल एक्चुअली एक बैंक की केवाईसी कर रही थी, कुछ फॉर्म फिलअप कर रही थी, तो मुझे लगा कि बैंक से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग तब होता है जब हम केवाईसी फिलअप करके दे देते हैं। और ऐसे ही जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमारा रिलेशनशिप, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इंटरनेट पर हम और आप एक दूसरे को कम जानते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो इतनी सारी पोस्ट जो हैं उसमें आप मेरे बारे में कम जानते हैं। लेकिन केवाईसी की तरह मुझे लगा कि वो भी बताना ज़रूरी है, शायद वो भी किसी इंस्पिरेशन का काम करे। क्योंकि जो लोग पर्सनली जानते हैं वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि आपकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। इसीलिए आज वो पर्सनल शेयरिंग आप सबसे। जी हाँ, तो जब पर्सनल शेयरिंग की बात आती है, इंस्पिरेशन की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। वो जो कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, और उन्हें लगता है कि आगे कैसे बढ़ें। अब जहाँ तक मेरी बात है, तो अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं एक साइंस स्टूडेंट थी। कॉमर्स भी मैंने पढ़ा है और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स भी मैंने पढ़ा है। तो एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए मुझे ये समझ में आता है कि क्या हमारा पैशन हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए प्रोफेशनली। शुरुआत कैसे हुई कि मैं शुरू से ही बहुत स्टूडियस थी, पढ़ना बहुत पसंद था। और उस टाइम एक ट्रेंड था कि जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो साइंस स्टूडेंट ही बनते हैं। अगर वो कॉमर्स लेंगे और या वो आर्ट्स लेंगे तो इसका मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। तो ऑब्वियसली 10th में अच्छे मार्क्स आए तो साइंस ऑप्ट करना एक मतलब बिना सोचे समझे एक सर्टेन डिसीजन था कि साइंस ही लेनी है। और साइंस लेके दो ही चीज़ें करते थे उस वक्त या तो डॉक्टर बनते थे या फिर इंजीनियर बन जाते थे। तो मुझे क्योंकि बायो पसंद थी इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना था। तो मैंने 11th और 12th में साइंस पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। डॉक्टर बनने का एक सपना जैसा भी मेरे मन में आ गया कि हाँ डॉक्टर बनना है। लेकिन पीएमटी दिया और पीएमटी क्लियर नहीं हुआ उस साल, कुछ बीमार हो गई थी। तो उसके बाद में सोचा कि अब कैसे टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है 12th के बाद। तो साइंस स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड ऑप्शन होती है कि वो इंग्लिश ऑनर्स ही करते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन की इंग्लिश ऑनर्स में। लेकिन जब इंग्लिश ऑनर्स करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरेचर पढ़ना। एक एक उसमें जो वार्म थी, उसमें जो अपनापन था, बॉन्डिंग थी, वो बहुत अच्छी थी। तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये इंग्लिश ही पढ़नी है और मुझे इसी में ही आगे परस्यू करना है। और मेरा जो एक्चुअल पैशन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है पढ़ाना। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करी थी उस वक्त मैंने ट्यूशन्स लेने शुरू कर दिए थे और मैं अपने आप बच्चों को पढ़ाती थी और ख़ुद भी पढ़ती थी। तो मुझे पढ़ना दोनों चीज़ें बहुत पसंद आती थी। एक अलग सी लाइफ, एक छोटा सा कमरा जिसमें मैं पढ़ती थी, और उस कमरे में गर्मी भी बहुत होती थी। ऊपर सीमेंट की शीट डली हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ रहना, वहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वहीं बच्चों को पढ़ाती थी। तो इंग्लिश ऑनर्स करते करते ये डिसाइडेड था कि मुझे अब एमए करनी है, फिर एमफिल करनी है, फिर पीएचडी करनी है और उसके बाद लेक्चरशिप। और इंटरेस्टिंगली होता क्या था कि स्कूल या कॉलेज या कहीं भी किसी भी फील्ड में मेरे टीचर्स के साथ मेरी रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रही। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे जो टीचर हैं, लिटरेचर टीचर जो थे, उन्होंने बताया कि तुम डीयू में जैसे जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हैं, तो एड हॉक लेक्चरर रहोगी, क्या फ़ायदा बेटा, इतना टाइम भी वेस्ट करोगी और उसके बाद भी एड हॉक रह जाओगी। उससे बेटर है कि कुछ और परस्यू कर लो जिसमें कुछ परमानेंसी हो। तो ये फाइनल ईयर की बात है। अब मुझे थोड़ा सा शैटर्ड लगा क्योंकि इतने सोचने के बाद कि लेक्चरशिप ही करनी है और मुझे पता लगा कि मैं एमए करके भी कुछ गेन नहीं कर पाऊँगी, तो एक मन में दुख था। और उसी दिन शाम को जब घर पहुंची तो पापा ऑफिस से आए। पापा जब ऑफिस से आते थे तो अपना सारा सामान सेंटर टेबल पे रख देते थे। तो उनका लंच बॉक्स, उनका ब्रीफ केस सब उठा के मैंने रखा और साथ ही उनकी एक फ़ोल्डर था। तो फ़ोल्डर जो था उसमें ऊपर लिखा हुआ था नेम ऑफ़ द लेक्चरर डॉक्टर एस कुमार। क्योंकि वो लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो सीएस थे खुद, तो उन्हें बहुत पसंद था पढ़ाना, तो वो बच्चों को पढ़ाते थे अपने ऑफिस के बाद। तो मुझे बस वो एक सेंटेंस, एक वर्ड इतना ज़्यादा क्लिक कर गया कि लेक्चरर ही बनना है ना मुझे, तो लेक्चरर तो मैं ऐसे भी बन सकती हूँ। अब लेकिन कॉमर्स पहले कभी पढ़ी नहीं थी, तो पापा ने बहुत मुझे समझाया कि नहीं, तुम कॉमर्स क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है पहले कभी, तो फिर ये हो नहीं सकता और इतना टाइम हम दे नहीं सकते क्योंकि शादी भी करनी है। तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना ही है और मुझे लेक्चरर ही बनना है।
और इस वजह से मैंने CS करने के लिए सोचा ग्रेजुएशन के बाद। अब जब CS करने के लिए सोचा तो बड़ा एक मुश्किल डिसीज़न था, क्योंकि मैंने कॉमर्स कभी पढ़ी ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट 3 मंथ्स एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने 11th 12th और BCom ऑनर्स इनकी बुक्स पढ़ी, और वो 3 मंथ्स में मैं 14-15 घंटे पढ़ती थी इन बुक्स को। और उसके बाद मैंने एक टीचर थे, उनको ढूंढा, हमारे घर के पास ही रहते थे। मैंने बोला सर मुझे CS ही करनी है और मुझे आप अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, और मैं जैसा आप बताएंगे, जितनी देर आप पढ़ने के लिए कहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे, मैं सबके लिए रेडी हूँ। और उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन कर लेते हैं बच्चे, और तुम इतनी पैशनेट हो तो कर ही लोगे। और उसके बाद में मैंने CS के अटैम्प्ट्स देने शुरू किए और हर अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर गई। तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम हुए, और हर 6 महीने में इस इनसिक्योरिटी की वजह से कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं तो कॉमर्स पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा पढ़ती थी और मैंने सारे अटैम्प्ट्स क्लियर कर लिए। तो मेरा CS बहुत जल्दी से कंप्लीट हो गया। अब CS क्योंकि जब बच्चे करते हैं तो एक जनरल वो होता है कि एक CS की डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में लॉ भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने DU में एडमिशन लेके और लॉ भी कंप्लीट किया, और लॉ में भी मैंने टॉप किया, मेरे 62% मार्क्स आए और मैं काफ़ी अच्छा उसमें सिक्योर कर पाई। अब मेरे लिए सब क्लियर था कि अब मुझे लेक्चरशिप ही करना है, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया CS इंस्टीट्यूट में, NIRC में, ICWA में और IMT गाज़ियाबाद में। ऐसे बहुत सारे ऑफ़र्स आने लगे और मैं हर जगह गेस्ट फैकल्टी होके, और मैं लॉ पेपर, पर्सनल मैनेजमेंट, जनरल लॉज और कॉर्पोरेट लॉज पढ़ाना शुरू कर चुकी थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मीनवाइल जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, और उसने मुझे कहा कि मतलब जनरल इंग्लिश ऑनर्स में क्या होता है कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या मास कम्युनिकेशन में जाते ही जाते हैं। मुझे थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए लगता था इसमें जाना, क्योंकि एक तो मेरा सपना ये था कि मुझे लेक्चरर बनना है, और दूसरा मुझे लगता था कि मुझसे फील्ड वर्क नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए वो तो मेरे लिए था ही नहीं। बट उसने मुझे बोला कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, रेडियो का एक एग्ज़ाम है, न्यूज़ रीडिंग का, तो चलना है क्या? तो मैंने एज ए शौकिया उसको बोला कि ठीक है चलते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं कि क्या होगा। और उसमें फिर हमने रिटन एग्ज़ाम दिया, 800 या 900 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें से 125 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया 125 में। जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद ऑडिशन की बारी आई, तो बहुत एक्साइटेड, सिर्फ ये सोच के एक्साइटेड कि होना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से रेडियो देखने का मौका मिलेगा जो शायद लाइफ में दोबारा ना मिले, इसलिए ऑडिशन तो देना ही है। और मैं ऑडिशन देने के लिए चली गई, और ऑडिशन दिया तो उसके बाद उसने भी दिया और मैंने भी दिया, हम दोनों फ्रेंड्स ने दिया। तो ऑडिशन दे के मैं भूल गई, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ मेरा होगा नहीं वहाँ पे। लेकिन उसके 1 महीने बाद, उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो 1 महीने बाद मेरे पास घर पे कॉल आया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसी कैंडिडेट हैं, हमने आपसे कहा था कि 10-15 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, आप पता कर लेना, आपने फ़ोन भी नहीं किया और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो ट्रेनिंग आपकी कब की शुरू हो चुकी है और आप लेट हैं, लेकिन आप आज ही आके मिलिए। तो मैं रेडियो स्टेशन गई, और मुझे बिल्कुल भी मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रेडियो में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एज न्यूज़ रीडर। तो इतनी ज़बरदस्त एक अचीवमेंट का भी एहसास था, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मिल गया। और मैं रेडियो गई और मैंने वहाँ जाके ऑफिशियल से मिली। मैंने कहा सॉरी सर, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, इसीलिए मैंने रिज़ल्ट पूछने के लिए भी ज़रूरी नहीं समझा। एनीवेज़ मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और मैंने साथ में रेडियो करना शुरू कर दिया। उसी वक्त न्यूज़ रीडर बन गई, और बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे काम करना। मतलब वो जो टाइम था मेरा रेडियो का, जब मैं न्यूज़ रूम में थी, आई थिंक मेरी अपनी पर्सनल, अगर मुझे कोई कहे कि वापस अगर आपको जीना हो तो आप कौन सा पार्ट चूज़ करोगे, तो मैं सिर्फ उसी पार्ट को चूज़ करूँगी कि वो जो 2 साल थे रेडियो में, न्यूज़ में, वो मेरी लाइफ के बेस्ट पार्ट थे। और उस टाइम में मतलब मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। फिर अब न्यूज़ रीडिंग शुरू कर दी, साथ में ट्रेनिंग भी चल रही थी CS की, तो दिन में ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद जॉब शुरू कर दी तो जॉब होती थी, लेकिन साथ साथ रेडियो करती रही। तो शाम को शिफ्ट होती थी 8 बजे से लेके रात को 3 बजे तक, तो वो शिफ्ट करती थी, और उसके बाद आके सोती थी, फिर सुबह ऑफिस चली जाती थी, और ऐसे करके वो मेरा जो पैशन है वो चलता रहा। अब पापा को ये चिंता होने लगी थी कि भैया अब शादी भी करनी है, तो वो लड़का देख रहे थे, और मुझे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था शादी के लिए कि दिल्ली में होना चाहिए जो भी हो,
क्योंकि दिल्ली से बाहर गई तो रेडियो छूट जाएगा। तो इसीलिए बस एक ही चीज़ पूछती थी उनसे कि लड़का दिल्ली में ही है ना। अदरवाइज शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो मानते नहीं, क्योंकि राजस्थान बैकग्राउंड से थे, राजस्थानी है मेरी जो फैमिली है वो। तो थोड़ा सा मतलब राजस्थान में तो शादी वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी अपनी मदर की शादी 18 साल में ही हो गई थी और 21 साल तक तो उनके तीनों बच्चे हो गए थे। तो ऐसी बैकग्राउंड में और ये सोचना कि बिना शादी के रह सकते हो तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए करनी तो थी। और करनी थी तो मतलब लड़का बस दिल्ली का होना चाहिए ताकि मुझे रेडियो करने को मिले। एक एक क्राइटेरिया रखा हुआ था। फिर ये सब हो गया, जॉब भी शुरू कर दी। लेकिन जो पैशन था मेरा, जैसे जॉब तो बाद में शुरू की, उससे पहले पैशन था कि मुझे लेक्चरशिप ही करनी है और मैं पढ़ा रही थी इंस्टीट्यूट में। तो जब रेडियो चल रहा था और पढ़ा रही थी तो दोनों जो काम थे वो करते करते मेरा गला बहुत ख़राब रहने लग गया। अब जब इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि देखो तुम्हारे दोनों ही प्रोफेशन में बोलना है, अब इतना बोलना तुम्हारा गला जो है उतना स्ट्रेस ले नहीं सकता। तो अगर तुम लेक्चरशिप कंटिन्यू करती हो तो रेडियो छोड़ना पड़ेगा, और अगर रेडियो करती हो तो लेक्चरशिप नहीं कर सकती। तो अब मेरे लिए क्लासेस लेना एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं 3-4 घंटे लेक्चर्स करती थी डेली, और उसके बाद में मैं मतलब मेरा गला चोक हो जाता था, रैशेज़ हो जाते थे और मेरे से बोला नहीं जाता था, मुझे साइलेंट रहना पड़ता था, फिर ब्रेक देना पड़ता था। तो मुझसे वो कंटिन्यू हो नहीं पाया। तो इतने साल जो मैंने मेहनत की लेक्चरर बनने के लिए, वो सारी की सारी कहीं पे आके पॉज एक आ गया और मुझे उस प्रोफेशन को, जो मेरा ड्रीम प्रोफेशन था, उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम मेरे पास रेडियो है जो मुझे कहीं ना कहीं एक मी टाइम देता है, जो मुझे एक ऐसा एहसास देता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। वो मुझे इतनी खुशी देता है, ऐसी ब्लिस मुझे वहाँ जाके फील होती है। तो वो मैं कंटिन्यू करती रही। अब CS की थी, लॉ किया था, तो अब कुछ तो करना था। तो फिर पहले एक MNC में काम करना शुरू किया, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। उसके बाद एक CA फर्म में किया, फिर अपनी फर्म इस्टेब्लिश कर ली और CS प्रैक्टिस में आ गई। उसके बाद फैमिली फ्रंट पे भी बहुत कुछ चल रहा था। 2 बेटे हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट वो दोनों हैं, और उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो उनकी अपब्रिंगिंग और प्रोफेशनल फ्रंट और रेडियो, ये सब कुछ मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन सब मैनेज हो रहा था। फिर बीच में ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेके मैंने सोचा कि अब क्योंकि ऑफिस नहीं जा रही हूँ तो कुछ करना चाहिए, तो PhD कर ली उस टाइम। और उसमें जो ब्रेक था वो पीरियड उस तरह से यूटिलाइज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने का सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं हुआ। साइंस पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद कॉमर्स पढ़ा, लेकिन पढ़ती रही, और वो पढ़ना बहुत सेटिस्फेक्शन देता रहा। आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें एक विजन देती है, हमें एक क्लैरिटी देती है लाइफ में। तो जब ये सब पढ़ा, उसके बाद ऐसा लगा कि ये तो सारा पता ही लग गया, इसके बाद क्या। तो फिर कृष्ण के बारे में पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़नी शुरू की, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए, और वो पढ़ के बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसा लगता था कि जो कुछ अधूरा अभी तक रह गया था वो शायद ऐसे पूरा होगा। और उसी बीच में एक नया नाम मिल गया, प्यारी राधे। तो वो भी एक और जर्नी थी जो ऐड ऑन हुई। तो भगवत गीता की जो सीरीज़ है वो एक्चुअली उसी का निचोड़ है जो अभी हम इस पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिप्स फ्रॉम भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता ने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया मेरी लाइफ में ग्रो करने में, मेरे प्रोफेशन में ग्रो करने में, पर्सनली ग्रूमिंग में, और वही मैं आपके साथ आजकल शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह की जर्नी से आई थिंक एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि एक तो आपका जो पैशन होता है उसे ज़िंदा रखने के लिए बेशक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उसे ज़िंदा रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपका मी टाइम है। और मैं बहुत सारे लोगों को, जैसे अपने प्रोफेशनल कलीग्स को देखती हूँ या बहुत सारे लोगों को आसपास देखती हूँ कि उनका ड्रीम कुछ और होता है, कुछ करना पसंद होता है, कुछ करके खुशी मिलती है, लेकिन उसे वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि फुर्सत नहीं है, ऑफिस जाना होता है, घर के काम है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं रेडियो मैनेज कर सकती थी, अगर मैं यूट्यूब मैनेज कर पा रही हूँ, अगर मैं इंस्टा पे मैनेज कर सकती हूँ, शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, बहुत पसंद करते हैं, तो अगर मैं इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैनेज कर पा रही हूँ तो आप भी उसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और वो कोई इजी मैनेजमेंट नहीं था, क्योंकि रेडियो मुझे पता है कि अगर मैं शोज़, जैसे क्योंकि मैं भगवत गीता बहुत पढ़ती थी तो मैं एक डिवोशनल शो करती थी, अर्पण।
तो वो सुबह 6 से 7 का टाइम उसका होता था रेडियो पे। तो उसे करने के लिए हमें 1 घंटा पहले स्टूडियो पहुंचना है। तो 6 बजे का प्रोग्राम है, मतलब 5 बजे आपको पहुंचना है। 5 बजे का मतलब है कि 4 बजे या 4:15 बजे गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। तो उसके लिए आपको 3:30 बजे उठना होगा, क्योंकि मुझे उस वक्त ब्रेकफास्ट भी बना के जाना है, लंच भी पैक करके जाना है बच्चों का, और उसके बाद मैं पहुंचूंगी। तो वो 3 सवा 3 बजे मुझे उठना होता था, बावजूद इसके कि सारे काम एज इट इज़ चलेंगे, रात को सोने को भी शायद मिले ना मिले, लेकिन फिर भी, और वो भी मैनेज हुआ क्योंकि मुझे ये करना पसंद था। तो अगर हम अपने उस पैशन को कहीं ना कहीं ज़िंदा रखते हैं तो हम भी ज़िंदा रहते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत मोनोटोनस लाइफ जीने लगते हैं, बहुत कुछ जो पसंद है नहीं पसंद है, एक नीरस सा सब कुछ करने लगते हैं। तो वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अपने उस पैशन को, अपने उस एक क्वेस्ट को, या उस एक समझ लीजिए एक स्पार्क को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ज़िंदा रखने के लिए ही मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज अपनी पर्सनल चीज़ें, ताकि आपके अंदर जो स्पार्क है वो आप ज़िंदा रख सकें। और यकीन मानिए, जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो उनके प्रेशर्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस हो जाते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, या हमने उनके बारे में सोचा नहीं। तो उसमें कोई रिवर्स गियर लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ कर लिया और आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगा कि आपकी चॉइस गलत थी, तो उसको आप हमेशा रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये सब किया, लेकिन रेडियो मैं न्यूज़ रीडिंग करती रही, उसके बाद एफएम मैंने शुरू किया, रेडियो जॉकी मैं हो गई, और मैंने रेडियो के साथ अपना एसोसिएशन बनाए रखा। लेकिन जब भी कभी कोई उसमें कोई प्रोफेशन में जाने की बात होती थी तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि सीएस थी, एलएलबी थी, इंग्लिश ऑनर्स था, पीएचडी थी, लेकिन ग्रेजुएशन मतलब इसकी मीडिया की तो कोई डिग्री ही नहीं थी। तो जब लास्ट लॉकडाउन था तो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया, और सारे जो मेरे साथ लोग थे, वो जो कलीग्स थे, वो छोटे थे मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था वापस उस कॉलेज लाइफ को जीना, उस तरह से रहना। और मैंने वो क्लासेस अटेंड की, पार्ट टाइम था, सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, लेकिन मैंने मैनेज किया। और वो सब पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो जेएमसी किया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, उसमें भी मैंने 92.17% सिक्योर किया। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि पूनम तुमने टॉप किया है जेएमसी में। अब ठीक है, लेकिन मैंने ये सोच के कभी नहीं पढ़ा था कि मुझे जेएमसी इसीलिए करना है कि मैं इसमें टॉप करूँगी या इसमें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगी। मुझे सिर्फ इसीलिए करना था क्योंकि मेरे को पसंद था पढ़ना, और ये पढ़ के मैं वो समझ पाती जो मैं अपनी लाइफ में इतने सालों से करती आ रही हूँ। मैं न्यूज़ रीडिंग कर रही हूँ, मैं एफएम कर रही हूँ, तो उसका बेसिस क्या है, मास कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, यूट्यूब हम करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप यूट्यूब क्यों करते हो, आप प्रोफेशनली सेटल्ड हो, आपके पास इतने सारे और काम है, तो फिर यूट्यूब की क्या ज़रूरत है। लेकिन यूट्यूब करना या आपसे कनेक्ट होना, बेसिकली कनेक्शन, वो कनेक्शन रेडियो से भी है, वो यूट्यूब से भी है, या वो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी है। वो जो कनेक्ट होना है वो मुझे लगता है कि एक ब्रीदिंग स्पेस देता है हमें, क्योंकि अपने लिए प्रैक्टिस करना, अपने लिए काम करना, एक प्रोफेशन से जुड़ना जिसमें आप पैसे कमा रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो अपने लिए आप कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ हम दे क्या रहे हैं, जो हमारे पास है उसको हम अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते, उसको हमें लौटाना ही है। और रेडियो ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई कि जो भी हम कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन सोसाइटी से कट नहीं सकता, हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हैं। तो अगर मेरे थोड़े से एफर्ट से, जो एक्स्ट्रा एफर्ट है उसको करने से, अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी में चेंज आ जाता है तो वो सफल है। और हमारे तो मतलब कितने सब्सक्राइब, हमारे 700 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 700 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है। 700 लोग, मुझे मिलियंस या ट्रिलियंस या ये सब समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि अगर एक बच्चा था जो एक समंदर के किनारे रहता था, और समंदर में सुनामी आई तो बहुत सारी मछलियाँ उस तट पे आके, बीच पे आके बहुत सारी गिर गई, तो सारी मछलियाँ तड़प रही थी। अब वो बच्चा जब सुबह उठा, उसने देखा तो उसने एक एक मछली को वापस समुद्र में डालना शुरू कर दिया। जब वो डाल रहा था तो उसकी माँ ने पीछे से बोला कि बेटा तुम कितनी मछलियों को डालोगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चा जो है वो रोने लग गया, और उसने स्पीड बढ़ा दी, डबल स्पीड कर दी, दोनों हाथों से डालना शुरू कर दिया, और बोला मतलब जैसे उसकी माँ ने बोला कि बेटा क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी मछलियाँ तुम कितनी बचा लोगे। तो उस बच्चे ने एक ही जवाब दिया कि माँ इसको तो फ़र्क पड़ेगा ना, इसको तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो एक एक मछली वो डालता जा रहा था और रिपीट कर रहा था कि इसको तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो सोचिए 700 लोगों में 700 लोगों को तो फ़र्क पड़ेगा।
अगर वो इस स्टोरी को देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे, हो सकता है वो कहीं लाइफ में स्टक हो तो वो उस अपने जो ऑब्स्टेकल उससे बाहर निकल पाएंगे, तो उसको तो फ़र्क पड़ेगा। तो बेशक बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बेशक मेहनत एक्स्ट्रा है, बेशक कोई ऐसा रिवॉर्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को इससे फ़र्क पड़ेगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक भी इंसान अगर इससे इंस्पायर होता है, इंटरनेट देखता है, वो अपने आप से कनेक्ट हो पाता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है इस चैनल की। और ये सफलता काफ़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे मिलियंस ट्रिलियंस सब्सक्राइबर्स हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम और आप कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैमिली का पार्ट हैं, और इंस्पायर होते हैं, फील कर पाते हैं, वो बॉन्डिंग महसूस कर पाते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इस फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपकी भी होंगी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, उसे भी कहीं ना कहीं हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने वीडियोस में, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक टीम की तरह साथ रहें और काम करें और इस दुनिया को और बेहतर बनाने की अपनी कोशिश को जारी रखें। बस इतना सा ही एफर्ट है इंटरनेट। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।